हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान नियमों और कानूनों का वह लिखित दस्तावेज होता है। नियमों और कानूनों के लिखित दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 बार के का यूज कर लिया है, आप एक ही बार लिखेंगे। नियमों और कानूनों के लिखित दस्तावेजों को या दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। अब बात करते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, हमारे को संविधान क्यों चाहिए। तो सबसे पहला कारण होता है समाज में तालमेल बढ़ाने के लिए। भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, इनके बीच तालमेल बना रहे, इसलिए हमें संविधान की जरूरत होती है। दूसरा, सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाने के लिए या उनकी शक्तियों को काबू करने के लिए। सरकार जो है अपने कार्य को दृढ़ता पूर्वक करे और अच्छे से करे, वह सरकार कभी तानाशाही ना हो, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट होता है नागरिकों को अधिकारों की गारंटी देने के लिए। मतलब हमें क्या, हम जो नागरिक हैं भारत के, वो कैसे मानेंगे कि हमें अधिकारों की गारंटी है। इसका खुद प्रत्यक्ष प्रमाण संविधान है, जो सभी नागरिकों को ये गारंटी देता है कि प्रत्येक नागरिक के पास अधिकार है। एक अच्छी शासन व्यवस्था के लिए कोई भी शासन व्यवस्था किसी न किसी आधार पर चलती है। ठीक उसी तरीके से जिस देश का संविधान होता है, उस देश की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है। आप जानते होंगे कि जितने भी लोग होते हैं, वो हर व्यक्ति ये कहता है, ये कोई पुलिस वाला हो, कोई व्यक्ति हो, कि हम संविधान के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। तो संविधान एक अच्छी शासन को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा कारण है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। संविधान किसी राष्ट्र की बुनियादी पहचान भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि जिस देश का अपना संविधान होता है, वह देश का शासन व्यवस्था और हर चीज बेहतर होती है, जो कि दुनिया की एक पहचान बनता है। न्यायपूर्ण समाज के लिए, न्यायपूर्ण समाज के लिए, अब न्यायपूर्ण समाज के लिए कैसा होगा? जब संविधान होता है तो किसी को अन्याय नहीं मिलता है, अक्सर सभी लोगों को न्याय मिल जाता है और समाज में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होती है। इसीलिए हमें न्यायपूर्ण समाज के लिए भी संविधान की जरूरत है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान कि क्या है, कितना बड़ा है, कितनी चीजें हैं। भारतीय संविधान भारत का संविधान है। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और यह लिखित भी है। ठीक है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। निर्माण के समय में मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो जब से अब में थोड़ा सा अंतर आया है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने करा है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने करा है। बच्चों याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे इसका गलत आंसर दे देते हैं कि भीमराव अम्बेडकर। बेटा, भारतीय संविधान को कई सारे लोगों ने मिलकर बनाया है, तो हम सिंपली एक जवाब देंगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। ठीक है, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब बात करते हैं, भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है, ये इसकी विशेषता है। लचीला और कठोर दोनों है। लचीला इसलिए है क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का मतलब बेटा सुधार होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, कोई भी व्यक्ति आसानी से संशोधन नहीं कर सकता संविधान के अंदर में, इसीलिए यह कठोर भी है। अब बात करते हैं संविधान सभा कब बनी थी, क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या था, उसके बारे में हम पूरा जानेंगे डिटेल में। बेटा, संविधान सभा भारत की वह संस्था है जिसने संविधान का निर्माण किया था। ठीक है। वर्तमान में इसे संसद भवन कहते हैं। वर्तमान में ये संसद भवन के नाम से जानी जाती है, जिसे पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम में आती हैं। संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए कुल 11 सत्र हुए थे। संसद में सत्र चलते हैं, तो ऐसे ही जब संविधान बनाया जा रहा था तो कुल 11 सत्र हुए थे। आगे बात करते हैं संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो बेटा याद रखेंगे, संविधान सभा में कुल 166 बैठकें हुई थी। 166 बैठकें हुई थी। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या विभाजन से पहले 389 थी, ठीक है, जिनमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे, मतलब ब्रिटिश भारत के थे। 93 मतलब 93 सदस्य देसी रियासतों के थे। 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, मतलब यूपीएससी के थे। विभाजन के बाद सदस्य संख्या सिर्फ 299 रह गई। ये चीजें आपको याद रखनी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। आइए दोस्तों बताते हैं अब आपको संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में। बेटा संविधान सभा के 2 अध्यक्ष थे। इस अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 11 दिसंबर 1946 के बीच में कार्यरत थे। उसके बाद स्थायी सदस्य के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो 11 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक रहे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडा समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव आप जानते होंगे बेटा, जो आपकी बुक का पॉलिटिकल साइंस की बुक का पहला पेज होता है, उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका, जिसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है, हम भारत के लोग भारत को, इस तरीके से जो शुरुआत होती है। ये प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसे संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था? 22 जनवरी 1947 में। अब बात करते हैं संविधान सभा में संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो आप याद रखेंगे संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो जाता है। अब बेटा हम बात करते हैं कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ। ये देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है, संविधान का 26 जनवरी 1950 को लागू होना। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं बेटा। भारतीय संविधान इसलिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया क्योंकि कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि खुद का स्वराज है, मतलब हम पूरी तरह से आजाद हो गए हैं, इसकी घोषणा की थी। और 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस के सदस्यों ने मिलकर रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया और उसी दिन उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इस दिन के महत्व को बनाने के लिए या इस दिन के महत्व को बचाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। क्या आप समझ पा रहे हो बेटा? अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है ये। संविधान सभा में 82% सदस्य जो थे वो कांग्रेस के थे। ये चीजें आपको याद रखने बेटा, ये कुछ फैक्ट हैं जो आज नहीं तो कल जब आप तैयारी करोगे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या यूपीएससी की, तो उसमें अगर पॉलिटिकल साइंस लोगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में होना। बेटा
इस टॉपिक को अब हम समझेंगे। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत बेहतर टॉपिक है। इस टॉपिक को हमें बड़े प्यार से समझना है कि किस तरीके से भारतीय संविधान जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत का रूप में है। तो भारतीय संविधान राष्ट्रीय विरासत के आंदोलन में इसलिए है क्योंकि जिन आदर्शों को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए थे, अब आप जानते हो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श क्या होंगे कि आजादी हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो, समानता हो, समाज में सबका विकास हो सके। ठीक उसी तरह से जैसे हुए थे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता आदि का संविधान सभा ने पालन किया और उन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाया, उन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाया तथा संविधान को बनाया। इसीलिए भारतीय संविधान को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में कहा जाता है। अब बेटा आप सब जानते हो कि भारतीय संविधान में भिन्न भिन्न देशों से कुछ ना कुछ प्रावधान लिए गए हैं। तो आइए हम उन प्रावधानों के बारे में जानेंगे। प्रावधान का मतलब है कि भारतीय संविधान में कुछ चीजें जो हैं वो दूसरे देशों से ली गई हैं। जैसे अब मैं बताता हूं आपको कि ब्रिटिश के संविधान से भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया है। तो सबसे पहला है सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव में जीतने का फैसला। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा वोटों के आधार पर चुनाव में जीतने का जो फैसला है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सरकार का संसदीय होना, सरकार आज संसद के रूप में होती है, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कानून के शासन का विचार, जो कानून का शासन आता है उसका विचार भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कानून निर्माण विधि, जो कानून निर्माण विधि होती है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात करते हैं बेटा नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा। बस याद रखिए नीतियां होती हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान से लिया गया, इससे लिया है बेटा समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत, ये दोनों चीजें जो हैं वो यहाँ से ली गई। अब बात करते हैं बेटा कि अमेरिका के सिद्धांत से क्या लिया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची, आप सब जानते हो हमारे को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए बेटा, मौलिक अधिकार जिसमें समानता, स्वतंत्रता है ना, बंधुत्वता, पढ़ने का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, बंदीत्व, ये सारे जो अधिकार मिले हैं बेटा वो मौलिक अधिकारों में आते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, मतलब किसी भी न्याय को आप दोबारा अपील कर सकते हो कि आपको लगे कि वो न्याय सही नहीं हुआ तो आप उसकी दोबारा अपील करके दोबारा सुनवाई करा सकते हो, इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप जानते हो कि कोर्ट जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, जो हमें किसी भी तरह से निष्पक्ष न्याय दिलाता है, इस पे किसी का भी बाध्यकरण नहीं होता। अब बेटा कुछ चीजें कनाडा के संविधान से ली गई हैं, जो लिया गया है एक अर्ध संघात्मक सरकार। आप जानते हो भारत एक संघात्मक सरकार है, ये 3 स्तर पे होती है ना, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर। ठीक है बेटा, इसी को हम संघात्मक सरकार कहते हैं, शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये मेरा चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर के पूरे नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में सेंड कर दूंगा, जो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।